ये शुरू करते हैं चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1। ये पहली एक्सरसाइज है और बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि सेट क्या होते हैं और सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज़ कॉल्ड सेट। तो अब हमें कुछ कलेक्शन दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये कलेक्शन सेट होंगे या सेट नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इनमें से बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफिकेशन में तो सिंपली आपको ये लिख देना है कि कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड और कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट हो जाएगा, और अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स। यहाँ पर जो कलेक्शन दिया है वो मंथ का कलेक्शन है, तो इसमें जितने भी है वो सभी क्या है, मंथ है। ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, और सारे के सारे जो मंथ हैं वो लेटर जे से शुरू होते हैं, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे, यस इट इज सेट। ये एक सेट है। अब इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि सारे के सारे मंथ हैं, सब एक जैसी चीज़ें अगर होंगी किसी कलेक्शन के अंदर, एक जैसी चीज़ें होंगी तो वो सेट होगा। और वो एक जैसी चीज़ें जो हैं उनको कोई डेफिनेशन है जो डिफाइन करती है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है कि ये सब के सब लेटर जे से शुरू होने वाले मंथ है, सभी मंथ है और उनमें भी लेटर जे से शुरू होने वाले मंथ है। मतलब कि क्लियर बात है कि कौन कौन से मंथ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। यहाँ आप बता सकते हो कि कौन कौन से मंथ की बात हो रही है, क्योंकि लेटर जे से शुरू होने वाले मंथ अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि जनवरी होता है, जुलाई होता है, जून होता है। तो ये सेट हो गया। तो रीजन में, जस्टिफिकेशन में हम लिख देंगे इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दूसरे को देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कलेक्शन दिया है राइटर्स ऑफ इंडिया का। अगर दिया होता कि 10 राइटर्स ऑफ इंडिया तो ये सेट हो जाता। क्यों? क्योंकि इसमें 10 राइटर्स लेने हैं, सभी के सभी राइटर्स हैं और सभी के सभी इंडिया के हैं, तो ये सेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड इसके साथ लगा दिया है, मोस्ट टैलेंटेड। तो आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा वर्ड आता है मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डेंजरस, तो इन वर्ड की कोई एक क्लियर डेफिनेशन नहीं होती है। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 10 कौन से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है, क्योंकि सभी राइटर्स टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट को नापा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज नॉट सेट because collection is not well defined। कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ये सेट नहीं है। बस इसी तरीके से करना है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आ गया है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, इस वर्ड ने फिर से इस स्टेटमेंट को सेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया है, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन निकालना मुश्किल है। सभी बैट्समैन जो है वो बेस्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा इट इज नॉट अ सेट बिकॉज द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। अब क्या ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है? तो क्या ये सेट हो जाएगा? तो देखो, सभी के सभी बॉयज़ है, ऑल बॉयज़, और सभी के सभी आपकी क्लास के हैं। अब जो भी आपकी क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है,
जो भी आपकी क्लास है, तो उसी एक क्लास से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे उसी क्लास से बिलोंग करते हैं और सारे के सारे बॉयज़ हैं, सभी बॉयज़ हैं, मतलब सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। योर क्लास सभी आपकी क्लास के हैं, यहाँ भी सेम हो गया। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज सेट because collection is well defined, collection well defined है। लास्ट देखते हैं, the collection of all natural numbers less than 10। अब 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर, लेस देन 10 भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है लेस देन 100 या लेस देन 50, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो सेंटेंस है देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ पर सभी क्या है, जितने भी हैं सभी नेचुरल नंबर है और सभी या तो 10 से छोटे होंगे या सभी 100 से छोटे होंगे, तो दिस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हिंस इट इज अ सेट बिकॉज, यहाँ पर लिख लेना आपको, बिकॉज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। तो इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन है जस्टिफिकेशन करना था और आपको बताना था। इसमें 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी के 3 भी इसी तरीके से करना है, ये आपको कर लेना है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सेट दिया है, सेट ए, जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट दिए गए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, सिंबल इंसर्ट करना है यहाँ पर जो ब्लैंक दिए हैं इनमें, ये वाला सिंबल आएगा या ये आएगा। तो बस आपको समझना है कि ये सिंबल क्या है। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये सिंबल कई जगह इस्तेमाल किया जाएगा सेट सबसेट में, इस चैप्टर में, तो इसको आप अच्छे से समझ ले। सिंबल है बिलोंग्स टू और ये सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू। इनको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। अब ये कब इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है एलिमेंट के लिए। इट इज यूज्ड फॉर एलिमेंट। एलिमेंट नॉट एलिमेंट्स, तो एक सिंगल एलिमेंट के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एलिमेंट है 1। अब अगर ये एलिमेंट 1 ए के अंदर आता है तो सीधी सी बात है कि 1 बिलोंग टू ए, 1 ए के अंदर आता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से 6 तक है, 7 है इसमें, नहीं है, तो क्या 7 ए के अंदर आता है? तो 7 ए के अंदर बिलोंग टू नहीं होगा, 7 नॉट बिलोंग टू ए। बस इसका इतना सा काम है कि अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर आता है तो लग जाएगा बिलोंग टू, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं आता है तो लग जाएगा नॉट बिलोंग टू। अब ये आपको देख लेना है कि एलिमेंट सिंगल ही हो, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि जैसे 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 2 बिलोंग टू ए, ऐसे इसको नहीं लिखा जा सकता। एक ही एलिमेंट के लिए इसको लगाते हैं, एक एलिमेंट को बिलोंग टू लगाते हैं। दूसरा, इसको करली ब्रैकेट में नहीं लिखा जा सकता। अगर ये ऐसे लिखा है 1, अब इसको अगर दिखाएं कि 1 सेट ए यहाँ पे लिखा है, तो अब हम ये नहीं लगा सकते कि 1 बिलोंग टू सेट ए। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ 1 के साथ करली ब्रैकेट लगा है, और करली ब्रैकेट के अंदर अगर वो लिखा है तो या तो वो सेट होगा या तो वो सबसेट होगा, क्योंकि सेट और सबसेट को ही करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और सेट और सबसेट के लिए बिलोंग टू का सिंबल नहीं लगाते हैं। सबसेट के लिए जो सिंबल है वो ये सिंबल होता है ऐसा, ये अभी आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। तो 1 सबसेट है ए का,
ये ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन 1 बिलोंग टू ए, 1 ए को बिलोंग करता है, ये गलत है। लेकिन अब अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए ब्रैकेट को, तो 1 बिलोंग टू ए, अब ये करेक्ट है क्योंकि अब ये एलिमेंट है। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा दिया जाए तो ये सबसेट है। तो सबसेट के लिए बिलोंग टू नहीं लगता, सबसेट के लिए ये सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट, सिंबल का नाम ही सबसेट है। तो अगर ब्रैकेट लगा है तो यही सिंबल इस्तेमाल होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो फिर ये सिंबल नहीं लगा सकते। अब ये सिंबल गलत हो जाएगा सबसेट। अब करेक्ट सिंबल ये होगा बिलोंग्स टू। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको आपको याद रखना है। बाकी तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 5 बिलोंग टू ए, क्या 5 ए के अंदर आता है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है ये ए के अंदर आता है तो यहाँ पे आप लिख देंगे बिलोंग टू। 8 ए के अंदर आता है तो 8 ए के अंदर है ही नहीं, तो यहाँ आप लिख देंगे नॉट बिलोंग टू। 0 आता है क्या ए के अंदर? नॉट बिलोंग टू। 4 आता है क्या ए के अंदर? हाँ 4 आता है ए के अंदर, तो 4 बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं। 2 आता है क्या? तो हाँ, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 आता है क्या? 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हो गया। बाकी ये जो कंसेप्ट है इसको याद रखना है, क्योंकि ये MCQs में, फिलअप्स में कई जगह कंफ्यूज करने के लिए इसे दे देते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब ये जो दिए हैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या है। तो जो सेट है, सेट को लिखने के 2 फॉर्म्स हैं। सेट को लिखने के 2 फॉर्म है, एक होता है रोस्टर, एक होता है सेट बिल्डर। अब सेट बिल्डर फॉर्म में ये अभी लिखे हुए हैं और रोस्टर फॉर्म में इनको लिखना है। तो दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक उसमें बता देता हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में, कि अगर आपको सीधे सीधे एलिमेंट्स बता दिए जाएं कि एक सेट है ए के अंदर के एलिमेंट्स आपको सीधे सीधे दे दिए हों कि ए के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो फॉर्म कहलाती है, ये फॉर्म कहलाती है रोस्टर। जब सीधे सीधे एलिमेंट दे दिए गए हों, जो सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हों। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए सीधे सीधे ना बताकर, कि वोवेल्स, ए जो है वो सेट है और उसके अंदर क्या है? वोवेल्स। ए इज अ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऐसे करके एक स्टेटमेंट बना के दे दिया जाए। तो अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे एलिमेंट्स नहीं बताए गए हैं कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वोवेल्स है तो वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। तो 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब कि यहाँ पर ये आएंगे। तो सीधा सीधा दिया हो रोस्टर, सीधा सीधा ना दिया हो तो सेट बिल्डर। तो ये सीधे सीधे नहीं दिए, ए के अंदर कोई एलिमेंट यहाँ पर ऐसा लिख के नहीं दिया है कि कौन कौन से आएंगे, तो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो बस ये 2 फॉर्म है और कुछ नहीं। तो आइए करते हैं। चलिए तो देखते हैं इसको। ए क्या बनेगा। अब सबसे पहले तो आप ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको पढ़ना देख लें कि इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए इज द सेट, ये जो ए है ये सेट है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। ए किसका सेट है? एक्स का। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, इस सिंबल को पढ़ेंगे 2 डॉट वाले सिंबल को, सच दैट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एंड यहाँ पर इसकी रेंज दी है -3 से ग्रेटर देन है और 7 से जो है वो लेस देन है। -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको पढ़ते हैं। जैसे डी है तो डी इज द सेट ऑफ, किसका सेट है? एक्स। डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। ई सेट है यहाँ पर, तो ई इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर इसको सीधा दे दिया है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब आपको एलिमेंट लिखने हैं। एलिमेंट क्या है? यहाँ इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हम जानते हैं
1 2 3 4 5 6 7 इधर प्लस में, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक इधर माइनस में, सब इंटीजर्स होते हैं। तो इतने सारे इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है, तो क्या इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो नहीं, उसके लिए रेंज दी है आपको। क्या करना है, -3 से बड़ा इंटीजर लेना है और 7 से छोटा। ठीक है, तो -3 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -3 से बड़ा इंटीजर -4। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, -3 से बड़ा इंटीजर -4 नहीं होता है, -3 से बड़ा इंटीजर होता है -2। ठीक है, ये ध्यान रखना। और -2 से बड़ा होता है -1। माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा होता है। -1 के बाद फिर आ जाएगा आपका 0, 0 भी इंटीजर में आता है। फिर 1 2 3 4 कोमा लगा के सेपरेट करते जाना है, क्योंकि जो सेट है, सेट में लिखने का जो तरीका है, एलिमेंट्स सारे जो है अंदर लिखे जाते हैं करली ब्रैकेट के, और सबको कोमा लगाकर सेपरेट करते हैं। तो 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब 6 से आगे जाएगा क्या, 7 होगा? नहीं, 7 नहीं होगा। 7 से क्या लेना है, लेस देन लेना है, तो 6 तक ही रहेगा। ये हो गया इसका आंसर। आंसर बहुत आसान है, बस आपको कंसेप्ट जो है वो बताने में थोड़ा सा समय लग जाता है। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। अब 60 के ऐसा प्राइम नंबर लेना है कि वो प्राइम नंबर भी हो और 60 का डिवाइजर भी हो। अब डिवाइजर को फैक्टर भी बोलते हैं ना, 60 का फैक्टर भी हो। अब 60 के फैक्टर आप सारे फैक्टर देख लें पहले, तो कौन कौन से होते हैं। तो 60 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 30, 15, 3 5 15, 5 1 5। अब आप ये देख लें कि इन फैक्टर्स में से आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो क्या हो, प्राइम नंबर भी हो और इसके फैक्टर भी हो। तो ये तो इसके फैक्टर तो ये सभी हैं। अब प्राइम नंबर कौन है, 1 से शुरू करते हैं। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोसाइट। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोसाइट होता है, तो ये तो कैटेगरी से बाहर हो गया। उसके बाद 2, तो 2 प्राइम नंबर है, हाँ 2 प्राइम नंबर है। 2 60 का डिवाइजर है, हाँ 2 से 60 में डिवाइड भी होता है, तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर है बिल्कुल, और 3 से 60 में डिवाइड भी होता है। फिर 5 भी प्राइम नंबर है और 5 से 60 में डिवाइड भी होता है। और कोई नंबर है क्या, नहीं। अब 15 है तो 15 फिर कंपोसाइट हो जाएगा। 30 है तो 30 फिर कंपोसाइट हो जाएगा। 60 है तो 60 फिर कंपोसाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना है। तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 3 5। लास्ट एक वर्ड दिया है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री, और इसका सेट है ये। तो आपको क्या करना है, आपको इनको ही यहाँ पर लिखना है, इन्हीं वर्ड्स को। लेकिन एक जो रूल है सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म में, वो नया रूल आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ये सब एक ही बार है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि -1 यहाँ है तो -1 इसमें एक बार और आ जाए। 2 बार कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। यहाँ 2 3 5 है तो 2 3 और 5 एक एक बार है, रिपीट नहीं हो सकता। तो बस आपको वही करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे T, फिर कोमा लगा के लिखेंगे R, फिर कोमा लगा के लिखेंगे I, फिर G, फिर N, फिर O, फिर M, फिर E। अब E के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आता है T। अब हम T को नहीं लिख सकते क्योंकि T लिखा जा चुका है। T के बाद फिर आ जाएगा सीधे R, और R के बाद आ जाएगा Y, और ब्रैकेट क्लोज कर। तो ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह से इसमें लिखा जाएगा। तो इसके अंदर 6 क्वेश्चन हैं। 6 में से मैंने जो 3 अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन थे वो मैंने पिक किए थे, वो करवा दिए हैं। बाकी के जो 3 हैं वो आपको करना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस बार ये जो क्वेश्चन है ये सब दिए हैं रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सीधे सीधे लिख कर दिए गए हैं कि इस सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर ये 5 एलिमेंट है, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं।
तो यहाँ पर सीधे सीधे एलिमेंट दिए हैं, और जब सीधे सीधे एलिमेंट दिए गए होते हैं तो रोस्टर फॉर्म होती है। अब रोस्टर फॉर्म को हमको बदलना है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने के लिए देखते पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो 3, 6, 9, 12 सेट को रिप्रेजेंट करना होता है किसी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। तो कोई भी लेटर हम यहाँ ले सकते हैं। ए ले लिया, हम इसको लिख देंगे सेट ए। ये सेट ए हो जाएगा। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब यहाँ पर आप ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स लिख सकते हैं, ए इज द सेट ऑफ ऑल वाई लिख सकते हैं, ए इज द सेट ऑफ ऑल जेड लिख सकते हैं। या कोई भी एक वेरिएबल लेना है, एक वेरिएबल, एक जो वेरिएबल या लेटर जो है वो, तो उससे तो हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और यहाँ पर एक स्मॉल लेटर से एक्स वाई जेड कुछ भी, इससे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो लेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्स को। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ए एक्स का सेट है, और यहाँ पर एक्स क्या है, तो यहाँ पर एक्स क्या है 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12 ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर एक्स इज 3n सच दैट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 3n, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x 3n है, कैसे, अब देखो n की जो वैल्यू है यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक गई है 1 2 3 4, n की वैल्यू 1 से 4 तक गई है। तो 1 के इक्वल है और ग्रेटर देन है n, और 4 से लेस देन है और इक्वल है। अब अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 3n में n की वैल्यू 1 से 4 तक आप पुट करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये एलिमेंट्स यही बनेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3n। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × 1, 3 1 जा 3, ये पहला एलिमेंट मिल गया। अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, दूसरा एलिमेंट मिल गया। अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। अगर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 4 जा 12, फोर्थ एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड हो गया। ये क्लियर कर देता है कि एलिमेंट्स क्या होंगे। आप सिर्फ इस स्टेटमेंट से यहाँ पर जो दिया है इससे इन एलिमेंट्स को एक्वायर कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे। x 3n है मतलब 3 × n है, और n 1 2 3 4 यानी 1 से लेके 4 तक होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख देते द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहाँ पर x क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ 3, x इज मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर x 3 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, और कहाँ तक जा रहा है वो, x 3 से इक्वल है और ग्रेटर देन है x, और x जो है वो लेस देन है और इक्वल है 12 के। अब ये भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल है, और ये भी बता दिया कि 3 के जो मल्टीपल है वो 3 से 12 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल है वो लेना है। 3 से 12 के बीच में 3 के जितने भी मल्टीपल है वो लेना है, मतलब 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट्स ये हैं। ये वाली लाइन भी क्लियर कर देती है कि जो एलिमेंट्स है वो ये हैं। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। इसमें कोई स्पेशल आंसर नहीं होता है कि एक यही सिंगल आंसर रहेगा। आपको इस तरह से डिफाइन करना है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हें प्राप्त किया जा सके। तो ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देख लेते हैं। अब दिया है 2 4 8 16 और 32। सेम वही चीज, इस पूरा सेट को किसी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको ए से रिप्रेजेंट किया था, इसको बी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये एक्स का सेट है। और यहाँ पर एक्स क्या है, सबसे मेन चीज यही है कि एक्स क्या है, ये एलिमेंट है। एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। तो अब ये 2 के मल्टीपल नहीं है, ये 2 की पावर में है। 2 की पावर 1
ये जो 2 है ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 2 होता है। दूसरा एलिमेंट 4 है, ये 2 की पावर 2 हो गया। तीसरा एलिमेंट 8 है, ये 2 की पावर 3 हो गया, ये 2 की पावर 4 हो गया और ये 2 की पावर 5 हो गया। तो एक्चुअल में ये 2 की पावर्स हैं। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज 2 की पावर n। यहाँ पर x क्या है, 2 की पावर n है। अब n की लिमिट बतानी पड़ेगी क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है। अगर आप 2 की पावर n लिख देते हैं तो फिर वो तो 2 की पावर 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, n कहाँ तक जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। n की सिर्फ जो है वो 5 वैल्यूज लेनी है। तो 1 से n जो है 1 से इक्वल है और ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल है 5 के। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज तक जाना है। अब 1 से 5 तक अगर आप वैल्यूज रखोगे n की वैल्यू 1 रखोगे 2 मिल जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखोगे 2 2 जा 4 मिल जाएगा। n की वैल्यू आप यहाँ पर 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 मिल जाएगा। इसी तरीके से ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया। चलिए देखते हैं इसी का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसके अंदर और भी क्वेश्चन है, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं 2 या 3, वो आपको करना है, सेम इसी तरीके से करना है। तो जो अलग अलग टाइप के 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने ले लिए हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि 2, 4, 6 लिखा हुआ है, किसी एक सेट से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लो कि किसी सेट लेटर सी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो सी जो है ये किसका सेट है, सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है यहाँ पर। अब 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 लगाए मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या है, ये लिख सकते हो आप, वेयर एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। यहां पर x जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 का मल्टीपल है, हमने लिमिट बताई नहीं है, मतलब 2 के सारे मल्टीपल, और 2 के सारे मल्टीपल मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसा कि सेट जा रहा है तो 2 का मल्टीपल 2 होता है पहला, दूसरा 4 होता है, तीसरा 6 होता है, ऐसे डैश डैश सारे आ जाएंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ये भी कह सकते हैं कि इवन नेचुरल नंबर है। अब इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो इस तरीके से सारे, यहाँ पे लिमिट नहीं बताई गई है कि कौन से इवन नेचुरल नंबर, तो सारे इवन नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर कुछ सेट दिए हैं, इनके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इनडायरेक्टली आपसे ये कह दिया गया है कि इनको आप रोस्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि जब सारे एलिमेंट आप लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे। अभी किस फॉर्म में है ये अभी है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि ये कोड वर्ड के रूप में लिखे हुए हैं। जहाँ पर क्लियर एलिमेंट नहीं दिए गए हैं इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो लिखते हैं। पहला सेट क्या बनेगा, ए। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो जो एलिमेंट है वो एक्स है, और एक्स क्या है यहाँ पे, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर जितने भी है वो सब के सब इसमें आएंगे, क्योंकि ओड नेचुरल नंबर की यहाँ लिमिट नहीं दी गई है कि कौन कौन से ओड नेचुरल नंबर लेना है। सिर्फ ये कहा गया है कि ओड नेचुरल नंबर, मतलब सारे ओड नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3, 5, 7, 9 और बाकी डैश 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 लगा के इसको छोड़ देंगे। ये हो गया कंप्लीट। दूसरा दिया है यहाँ पर बी जो है वो एक्स का सेट है, इसमें एलिमेंट्स एक्स है, और जो एक्स है वो क्या है, इंटीजर है, और इन दोनों के बीच के हैं। तो अब ये दोनों नंबर जो हैं इनके बीच में क्या क्या आता है वो हमें लिखना है। क्यों, क्योंकि -1/2 नहीं आएगा, -1/2 से क्या लेना है, बड़ा, और 9/2 भी नहीं आएगा, 9/2 से कैसा लेना है, छोटा।
तो इससे ग्रेटर देन लेना है, इससे लेस देन लेना है, तो इन दोनों के बीच के नंबर लेने हैं, इन दोनों को नहीं लेना है। तो -1/2 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? तो इसी सीरीज में अगर हम देखें, यहाँ पर देख लेते हैं, -1/2 के बाद अगला नंबर आएगा 0/2, फिर 0/2 के बाद अगला नंबर आएगा 1/2, फिर आएगा 2/2, फिर आएगा 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 और 9/2। ये मैंने -1/2 और 9/2 ये जो दोनों नंबर थे, इन दोनों नंबर के बीच में जो टोटल कंप्लीट नंबर है वो लिख दिए। अब हम लिख लेते हैं इनको। तो बी के अंदर क्या होंगे एलिमेंट्स? तो इस वाले को तो लेना नहीं है, इसको लेंगे। तो 2 का 0 में डिवाइड करोगे तो 0, फिर 1/2। अब इंटीजर्स लेने हैं आपको। ये तो 0 हो गया था, अब ये अगला जो आता है 1/2। तो अब इसको नहीं लिखना है, बिकॉज x जो है यहाँ पर, ये तो है, इन नंबर्स के बीच के नंबर्स तो है, लेकिन इनके बीच में जो इंटीजर आते हैं वो हैं। तो इनके बीच में से जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लेना है, और 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो ये नहीं आएगा। फिर अगला कौन सा आएगा? ये नहीं आएगा, ये तो आ गया। अगला कौन सा आएगा? 2/2। 2/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1, तो ये आ जाएगा 1। फिर अगला जो है 3/2, 3/2 भी नहीं आएगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। 3/2 इंटीजर नहीं है, ये आएगा। फिर 4/2, 4/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 डिवाइड करके, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 5/2 इज नॉट इंटीजर। 6/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6। फिर 7/2 इंटीजर नहीं है। 8/2 इंटीजर है, क्यों? क्योंकि 2 4 जा 8, 4 है और 4 इंटीजर है। और आखिरी वाले को तो लेना ही नहीं है 9/2 को, क्योंकि -1/2 और 9/2 तो क्या है? एक्सक्लूड है। यहाँ पर पहले लिमिट बता दी है, इससे ग्रेटर देन लेना है, इससे लेस देन लेना है, मतलब इन दोनों के बीच का लेना है। और इन दोनों के बीच में से भी किन को लेना है? इंटीजर्स को लेना है। तो इन दोनों के बीच में से जितने जितने इंटीजर्स थे 0 1 2 3 4 ये हमने ले लिए। लास्ट देखते हैं इसका। तो डी जो है वो इसका सेट है लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो बहुत सिंपल है, पहला वर्ड लिखेंगे एल, फिर दूसरा ओ, फिर वाई, फिर ए, और आखिरी में फिर से क्या आता है? एल। उस एल को नहीं लिखना है, सिर्फ इतना है, क्योंकि जो सेट बिल्डर फॉर्म से हम बदल रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, सारे एलिमेंट्स को कोमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो LOYA, उसके बाद फिर से एल आया था, एल 2 बार है, तो आखिरी वाला एल जो है उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें आप। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं। मैच में के बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरफ जो दिए हैं ये है रोस्टर फॉर्म, इस तरफ जो दिए हैं ये है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच करना है, तो बहुत ही आसान है। 1 3 5 7 9 ये सब क्या है? हम जानते हैं कि ये ओड नंबर है। तो जो फोर्थ वाला है वो हो जाएगा बी, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। मैथिक्स, अब मैथिक्स जो सेट बनता है वो बनता है वर्ड मैथमेटिक्स से। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये हो गया। 2 और 3 क्या है? तो 2 and 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 2 और 3 6 के डिवाइजर भी होते हैं। अब बच गया लास्ट, तो लास्ट वाला ये हो जाएगा। तो मैच मेक करते समय आपको इनको सामने के सामने लिखना है, ऐसे एरोज नहीं बनाना है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ये। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।